हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 6 का वीडियो नंबर 2। तो बेटे ये छठी यूनिट का दूसरा वीडियो है और इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 6 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है ऊष्मागतिकी प्रक्रम कि ये जो ऊष्मागतिकी प्रक्रम होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, या फिर आप इन्हें इंग्लिश में कह सकते हो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो आज हमें ऊष्मागतिकी प्रक्रम या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है और इनमें जो सबसे पहला प्रोसेस हमें पढ़ना है उसका नाम है समतापीय प्रक्रम। तो आप सबसे पहली हेडिंग लिखो, हेडिंग नंबर 1 लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखो समतापी या समतापीय लिख लो, समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम को इंग्लिश में कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ब्रैकेट में लिखो आप मेरे साथ साथ आइसो, ISO, आइसो, THERMAL, आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से ही आपको पता चल गया होगा। समतापीय प्रक्रम उस प्रक्रम को कहते हैं जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहता है। तो लिख लो जरा मेरे साथ साथ, इस प्रक्रम में निकाय का ताप, इस प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है। समतापीय प्रक्रम है ना, तो इसलिए इस प्रक्रम में निकाय का ताप कैसा रहता है? स्थिर। अब देखो एक बात समझनी है, यदि आपका जो प्रक्रम है, मान लो जिस प्रक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम कर रहे हैं, जिस रिएक्शन को हम कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, वो प्रक्रम मान लो ऊष्माक्षेपी है। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी, यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, अब आपको पता है ना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। मान लो किसी इस तरह के बंद बर्तन में आप किसी प्रोसेस को संपन्न कर रहे हो, कोई प्रोसेस इसमें चल रहा है और अवस्था A अवस्था B में बदल रही है। आपका जो निकाय है वो अवस्था A से B में बदल रहा है और A से B में बदलते समय ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। मैं यहाँ लिखता हूँ कि B के साथ क्या उत्पन्न हुई है? ऊष्मा। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी प्रोसेस में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी प्रोसेस, या इंग्लिश में आप कह सकते हो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यदि मान लो कोई प्रक्रम है उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होगी ना, वो सारी ऊष्मा निकाय किसे दे देगा? परिवेश को दे देगा। यदि निकाय अपने अंदर उत्पन्न ऊष्मा को परिवेश में ट्रांसफर कर देता है तो इसका मतलब वो अपने ताप को स्थिर रखना चाहता है। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? अच्छा बताओ। मान लो एक रिएक्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखी कि अवस्था A अवस्था B में बदल रही है और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, और जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उस ऊष्मा को निकाय को नहीं दिया जा रहा है, निकाय के द्वारा परिवेश को नहीं दिया जा रहा है। यदि हीट यहाँ निकाय से परिवेश में नहीं जा रही है तो सारी हीट जितनी भी उत्पन्न हुई है वो सारी हीट यहीं रहेगी, और जब सारी ऊष्मा यहीं रहेगी तो क्या होगा? निकाय का ताप बढ़ जाएगा
और निकाय का ताप जब बढ़ जाएगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि समतापी प्रक्रम चल रहा है। तो समतापी प्रक्रम में एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी होगी कि यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी का मतलब जिसमें हीट निकलती हो, हीट बनती हो, ऊष्मा उत्पन्न होती हो, यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो निकाय उत्पन्न ऊष्मा, निकाय उत्पन्न ऊष्मा को परिवेश में, परिवेश कह दो या परिपार्श्व भी कह सकते हो आप, सराउंडिंग जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न हुई है उसे सारे को परिवेश में भेज देता है। ठीक है, परिवेश में भेज देता है। बताओ ये बात समझ में आती है क्या आपके? भाई जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी उस सारी हीट को परिवेश में तो ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, परिवेश में तो स्थानांतरित करना ही होगा। यदि उसने परिवेश में स्थानांतरित नहीं करा ऊष्मा को तो निकाय का तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ताप बढ़ जाएगा, और जब ताप बढ़ जाएगा फिर हम ऐसे प्रोसेस को समतापीय प्रोसेस तो कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और यदि मैं आपको कह दूं इसका उल्टा हो जाए, मान लो रिएक्शन ऐसे हो, ऐसे कि A को ऊष्मा की आवश्यकता है जब अवस्था A अवस्था B में बदलती है, तो जब किसी रिएक्शन में ऊष्मा अवशोषित होती है ना, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यदि प्रक्रम हमारा ऊष्माशोषी है तो जितनी अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता इसे पड़ेगी ना, वो ऊष्मा ये कहाँ से लेगा? परिवेश से ही ले लेगा। ठीक है, यदि इसने ऊष्मा परिवेश से नहीं ली तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, यदि प्रोसेस इस तरह का चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखो मेरे साथ साथ, यदि प्रक्रम ऊष्माशोषी का मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यदि प्रक्रम ऊष्माशोषी है तो निकाय को तंत्र भी तो कहते हैं ना, तो निकाय आवश्यक ऊष्मा को परिवेश से ग्रहण कर लेता है। तो जितनी ऊष्मा की उसे आवश्यकता पड़ेगी उस ऊष्मा को कहाँ से लेगा? वो परिवेश से लेगा, परिपार्श्व से लेगा या सराउंडिंग से लेगा। यदि एक्स्ट्रा जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा को वो परिवेश में छोड़ देता है, और जितनी ऊष्मा की उसे आवश्यकता होती है उतनी वो परिवेश से ले लेता है, तभी निकाय का ताप कांस्टेंट रहेगा और तभी हम कहेंगे कि वो समतापीय प्रक्रम है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ एक बात लिखो, अतः समतापीय प्रक्रम के लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि dt = 0 होता है, यानी dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जो निकाय का ताप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, जैसे यहाँ लिख दो उदाहरण में एक तो आप लिख सकते हो हिमायन को आप हिंदी में कहते हो जमुना। जैसे 0 डिग्री C का पानी 0 डिग्री C के बर्फ़ में जम जाता है या फ्रीज हो जाता है। तो जब पानी बर्फ़ में बदलता है ना, तो पानी का ताप 0 डिग्री C होता है और बर्फ़ जो बना है उसका ताप भी 0 डिग्री C है। तो इसका मतलब टेम्परेचर में तो कोई चेंज होता ही नहीं है। जब भी फ्रीजिंग प्रोसेस होता है
या हिमायन की क्रिया होती है तो उसमें टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे गलन, जिसे आप कहते हो मेल्टिंग, पिघलना, गलना। 0 डिग्री सी का बर्फ जब भी पिघलता है तो 0 डिग्री सी का पानी बनता है। इसमें भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, ये भी समतापीय प्रक्रम है। इसी तरीके से आप कह सकते हो क्वथन, और आप कह सकते हो संघनन और वाष्पन। ठीक है, ये सब कैसे प्रक्रम है, कैसे प्रोसेस है? समतापीय। इन सभी प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो था समतापीय प्रक्रम। अब नंबर 2 हेडिंग लिखो आप। नंबर 2 हेडिंग लिखो मेरे साथ, रुद्धोष्म प्रक्रम। नंबर 2 हेडिंग लिखो, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ADIABATIC, एडियाबैटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म, जिसमें अवरुद्ध हो ऊष्मा, यानी निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल भी ना होता हो। यदि निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है तो ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इसमें लिख लो आप, लिखो इस प्रक्रम में मेरे साथ साथ लिखा करो हमेशा। इस प्रक्रम में निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। बताओ समझ में आई क्या बात? मतलब निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। और जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो निकाय का ताप स्थिर नहीं रहेगा। यहाँ लिख लो, चलो इस बात को अभी समझाता हूँ कैसे। अतः ताप का मतलब निकाय का ताप स्थिर नहीं रहता है। अब ताप स्थिर कैसे नहीं रहता है? मान लो मैं आपको कहूँ कि प्रोसेस इस तरह का है, ए बदल रहा है बी में, यानी अवस्था ए अवस्था बी में बदल रही है और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो उसमें से कुछ भी भाग, ऊष्मा का थोड़ा सा भी भाग परिवेश में नहीं जा सकता है। और जब ये उत्पन्न होने वाली ऊष्मा परिवेश में नहीं जा सकती है तो सारी ऊष्मा निकाय में ही रहेगी जितनी भी उत्पन्न हुई है। और जब ये सारी ऊष्मा निकाय में रहेगी फिर तो निकाय का टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा ना। निकाय का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए लिखा है कि ताप स्थिर नहीं रहता है। तो इस बात को, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ से आप लिखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, अभिक्रिया कह दो या प्रक्रम कह दो भाई, आप इसे चाहे अभिक्रिया कहो या फिर प्रक्रम कहो, एक ही बात है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में या ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है वो ऊष्मा परिवेश में नहीं जा सकती है, वो निकाय के अंदर ही रहेगी। और जब ऊष्मा उत्पन्न होने वाली निकाय के अंदर रहेगी तो धीरे धीरे निकाय के टेम्परेचर को क्या करेगी? बढ़ाएगी। इसके अलावा यदि ऐसा प्रोसेस होता, देखना जरा ध्यान से, यदि इस तरह का प्रोसेस होता,
जिसे आप कहते हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी प्रक्रम या ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा कि इस प्रोसेस में ऊष्मा अवशोषित होगी, और ऊष्मा अवशोषित होगी तो ऊष्मा की कमी होगी, और जितनी ऊष्मा की कमी होगी वो ऊष्मा परिवेश से नहीं मिल सकती है, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम है। और जब परिवेश से ऊष्मा नहीं मिल सकती है तो निकाय का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ जाता है, जबकि करके लिखेंगे, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ताप क्या हो जाएगा, निकाय का ताप घट जाएगा या घट जाता है। बताओ ये बात समझ में आ रही क्या आपके? उम्मीद है बात जरूर समझ में आ रही होगी कि जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेस ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है, ऊष्माशोषी भी हो सकता है। ठीक है, पर हाँ एक बात यह है कि ये जो रुद्धोष्म प्रक्रम है ना, लिखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। अतः रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए एक शर्त है, और शर्त यह है कि इसके लिए dq बराबर 0 होता है। dq का मतलब ऊष्मा में परिवर्तन या ऊष्मा का आदान प्रदान। निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं होता है रुद्धोष्म प्रक्रम में। तो समतापी प्रक्रम में क्या पढ़ा कि समतापी प्रक्रम तो कोई ऐसा प्रक्रम है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और रुद्धोष्म प्रक्रम में हमने क्या पढ़ा कि निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नंबर 3 पर। तीसरा लिखो हेडिंग समदाबी प्रक्रम। नंबर 3 हेडिंग लिखो समदाबी प्रक्रम। और समदाबी प्रक्रम का नाम इंग्लिश में भी लिख लो। इंग्लिश में इसे कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ISOBARIC आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो नाम से ही पता चल गया आपको। इस प्रक्रम में निकाय का दाब क्या रहता है, स्थिर रहता है। यहां लिख लो पहले इस लाइन को। इस प्रक्रम में निकाय का दाब कैसा रहता है, स्थिर। निकाय का दाब स्थिर रहता है। निकाय का दाब स्थिर रहता है। अतः लिखो पहले फिर समझाता हूं। अतः समदाबी प्रक्रम के लिए या प्रक्रम में भी लिख सकते हो, समदाबी प्रक्रम के लिए dP = 0 होता है। dP का मतलब है चेंज इन प्रेशर। प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होता है समदाबी प्रक्रम में। प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा। ऐसा पता क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लो आपके पास इस तरह का कोई एक बर्तन है, उस बर्तन में आपने एक पिस्टन लगा रखा है, और ये जो पिस्टन आपने लगा रखा है ये गतिशील है। पिस्टन क्या है, गतिशील। और मान लो रिएक्शन इस तरह की हो रही है, A = 2B। इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, रिएक्शन कह दो या प्रक्रम कह दो। A = 2B में आपको एक बात देखने को मिल रही होगी कि यहाँ एक अणु था और यहाँ कितने बन गए, 2 अणु। जब भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, कणों की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी, या कह दो कि मोलों की संख्या बढ़ेगी। और जब मोलों की संख्या बढ़ेगी तो भीड़ बढ़ेगी,
और भीड़ बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा, पर हमने दाब ना बढ़ सके यानी प्रेशर में चेंज 0 हो, इसके लिए हमने इस पिस्टन को गतिशील रखा है, फ्री टू मूव रखा है। तो जितना अणुओं की संख्या, कणों की संख्या, मोलों की संख्या यहाँ बढ़ेगी, पिस्टन उतना ही ऊपर उठता रहेगा और वो दाब को मेंटेन रखेगा। और यदि मैं कहूँ कि रिएक्शन ऐसी नहीं है, मान लो ऐसी रिएक्शन है 2A = B, A के 2 अणु आपस में रिएक्शन करके B का 1 अणु बनाते हैं, तो यदि ये वाली रिएक्शन चलती है तो कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या घटेगी। और जब संख्या घटेगी तो यहाँ घटने से क्या होगा, दाब भी घट सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में पिस्टन नीचे की तरफ को सरक जाएगा और वो दाब को मेंटेन रखेगा। तो हमारा ये जो पिस्टन है ये गतिशील है। कैसा है, गतिशील। तो अब इस प्रैक्टिकल से एक बात समझ में आई होगी आपके कि जो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस होता है या समदाबी प्रक्रम होता है उसमें दाब तो समान रहता है पर आयतन तो बदलना पड़ेगा हमें बार बार। भाई दाब तो समान रह सकता है पर आयतन तो नहीं रह सकता ना समान, क्योंकि आयतन यदि फिक्स कर दिया, पिस्टन को जाम कर दिया ना हमने, तो फिर तो प्रेशर चेंज होगा, पक्की बात है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। समदाबी प्रक्रम में आयतन चेंज हो सकता है, चेंज होता है। ठीक है, हेडिंग नंबर 4 लिखते हैं। चलो हेडिंग नंबर 4। अब लिखो समआयतनिक समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम को इंग्लिश में हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, CHORIC, आइसोकोरिक प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है आपको, समआयतनिक प्रक्रम। इसमें क्या होगा, इसमें आयतन समान रहेगा। लिखो जरा, इस प्रक्रम में निकाय का आयतन, निकाय की ही बात कर रहे हैं हम हर एक प्रोसेस में, हर एक प्रक्रम में। ध्यान रखना, भले ही निकाय कहीं लिख रहे या नहीं लिख रहे, पर हम ये जितने भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं सारे निकाय के साथ ही तो कर रहे हैं हम इन प्रक्रम को या प्रोसेस को। इस प्रक्रम में निकाय का आयतन, निकाय का आयतन कैसा रहता है, स्थिर। निकाय का आयतन स्थिर रहता है। तो इस प्रोसेस की खासियत यह है कि निकाय का आयतन स्थिर रहता है। अतः समआयतनिक समआयतनिक प्रक्रम के लिए dV = 0 होता है। चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन कितना होगा, 0। और आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि यदि आयतन में आपको परिवर्तन 0 करना है तो पिस्टन को जाम करना पड़ेगा। आपका सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, या फिर आपका जो बर्तन है वो निश्चित आयतन का होना चाहिए। बर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा गुब्बारा होता है, गुब्बारे में जितनी हवा भरो उतना ही फूलता जा रहा, तो उसका आयतन कोई फिक्स थोड़ा ही है। तो गुब्बारे जैसे किसी भी बर्तन में समआयतनिक प्रक्रम नहीं चल सकता है। समआयतनिक प्रक्रम को चलाने के लिए आपको ऐसा बर्तन लेना पड़ेगा जिसका आयतन बिल्कुल फिक्स हो, या फिर एक ऐसा सिलेंडर लेना पड़ेगा जिसमें ऊपर की तरफ जो पिस्टन लगा हुआ है वो पिस्टन जाम हो, जिससे आयतन ना तो बढ़ सकता हो ना तो घट सकता हो। ठीक है, चलो लिखो नंबर 5। पांचवा प्रक्रम देखते हैं। 5वें नंबर पे हेडिंग लिखो चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम का इंग्लिश में नाम लिखो साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। इस प्रक्रम में क्या होता है कि निकाय जो होता है ना वो विभिन्न अवस्थाओं से घूम घाम के अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही पहुँच जाता है।
जैसे आप सुबह को बिस्तर से उठते हो ना अपने, और बिस्तर से उठे, फिर आप टॉयलेट गए, फिर आपने ब्रश करा, फिर आप नहाए धोए, उसके बाद ब्रेकफास्ट करा, फिर बैग उठाया, फिर स्कूल गए, स्कूल में बहुत सारी क्लासेस चली, इंटरवल भी हुआ, उसके बाद स्कूल की छुट्टी के बाद फिर घर आए, घर से फिर आप कोचिंग में गए, अपने ट्यूशन्स वगैरह में फिर गए, फिर घर आए, और घर आके रात को फिर उसी बिस्तर पे। तो सुबह को आप किस अवस्था से उठे थे? बिस्तर से उठे थे, और रात को फिर दोबारा कहाँ पहुँच गए? बिस्तर पे पहुँच गए। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। कोई निकाय है और वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए सबसे लास्ट में अंततः फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में यदि आ जाता है, तो ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, लिखो जरा। इस प्रक्रम में निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः लिख लो, या अंततः भी लिख सकते हो आप। पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो यदि उसने बहुत सारी अवस्थाएं प्राप्त करी और फिर घूम घाम के अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही वो आ गया, तो समझ जाओ साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे आप सुबह बिस्तर से उठ के और रात को फिर दोबारा बिस्तर पर ही पहुंच जाते हो। ठीक है, पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको। एक बात यह ध्यान रखनी है कि जो चक्रीय प्रक्रम होता है ना, चक्रीय प्रक्रम, इस चक्रीय प्रक्रम के लिए डी यू का मान 0 होता है। डी यू का मान क्या होता है? 0। तथा करके लिखो, चलो कोमा तो नहीं लिखना यहाँ, तथा लिख लो। तथा डी एच बराबर 0 होता है। डी एच बराबर 0, ये दोनों चीज़ 0 होती हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये डी यू और डी एच है क्या? मैं बताता हूँ, लिख लो यहाँ ब्रैकेट में। डी यू का मतलब तो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। डी यू का मतलब तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और डी एच का मतलब है एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी, ये दोनों चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपको बिल्कुल इसी चैप्टर में। एंथैल्पी में परिवर्तन, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में परिवर्तन या चेंज इन एंथैल्पी। तो इस तरीके से आपको कितने हुए हैं प्रोसेस? 5 हुए। अभी और भी मुझे बताने हैं, जल्दी से पोज करके आप लिख लो पहले, फिर मैं बताता हूँ अगले प्रोसेस आपको। पोज करके लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो समतापीय, रुद्धोष्म, समदाबी, समआयतनिक और चक्रीय। आपको पता चल गया कि समतापीय प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें निकाय का ताप कैसा रहता है? स्थिर, ताप नहीं बदलेगा। मान लो उस प्रोसेस में बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न हुई वो सारी की सारी ऊष्मा कहाँ छोड़ दी जाएगी? परिवेश में छोड़ दी जाएगी। क्योंकि यदि उस ऊष्मा को अपने पास रखा ना निकाय ने, तो निकाय का ताप बढ़ जाएगा फिर। इसलिए जितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई सारी कहाँ छोड़ दो? परिवेश में छोड़ दो, तो तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं समतापीय प्रक्रम। फिर आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। भाई रुद्धोष्म प्रक्रम की खासियत यह है कि इसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं होता है।
प्रोसेस में जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई उस सारी हीट को आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा, और जितना हीट आप अपने पास रखोगे उतना ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। और यदि आपको हीट की आवश्यकता है तो वो हीट जिसकी आवश्यकता है वो आपको परिवेश से नहीं मिलेगी, इसलिए आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन। तो रुद्धोष्म प्रक्रम की खासियत यह है कि निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। उसके बाद हमने पढ़ा समदाबी प्रक्रम, इसमें दाब समान रहता है, निकाय का दाब समान रहेगा तो आयतन बदल सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम में क्या पढ़ा, सम आयतनिक प्रक्रम में हमने पढ़ा कि आयतन निकाय का कांस्टेंट रहेगा। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रम पढ़ा, चक्रीय प्रक्रम। भाई चक्रीय प्रक्रम की खासियत यह है कि निकाय जिस अवस्था में था प्रारंभ में वो बहुत सारी अवस्थाओं से होके गुजरेगा और अंततः फिर दोबारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही पहुंच जाएगा। तो यदि ऐसा कोई प्रोसेस आपको देखने को मिलता है तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे सुबह को हम बिस्तर से उठते हैं और दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और रात को फिर दोबारा बिस्तर पर ही पहुंच जाते हैं, तो हम भी एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 6 पर, उत्क्रमणीय प्रक्रम। नंबर 6, हेडिंग नंबर 6 लिखो आप, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम को इंग्लिश में हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। लिखो, रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या है। उत्क्रमणीय प्रक्रम या रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। देखो, मान लो कोई प्रक्रम ऐसा है कि वो बहुत स्लो स्पीड से प्रोसीड कर रहा है, बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है, और वो निकाय की एक अवस्था दूसरी अवस्था में जब बदलती है ना, तो दोनों अवस्थाओं के बीच साम्य स्थापित होता है। साम्य मतलब जैसे मैं आपको कहूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो अच्छा, मान लो आपके पास एक बंद बर्तन है, जैसा प्रेशर कुकर होता है, और इस बंद बर्तन में आपने नीचे तो भर रखा है पानी और ऊपर है वाष्प, और टेम्परेचर है कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो ये दो अवस्थाएं हैं, ये तो द्रव अवस्था है और ये गैस या वाष्प कह सकते हो आप, दो अवस्थाएं हैं। आपको पता है कि पानी भाप में बदलेगा और भाप पानी में बदलेगी, दोनों एक दूसरे में बदलेंगे। तो यदि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है तो ये और ये दोनों प्रोसेस जो होंगी इनका वेग बराबर होगा, और जब ही मैं कहूँगा कि दोनों अवस्थाओं के बीच क्या है, साम्य स्थापित है। तो यदि कोई प्रक्रम बहुत धीमी गति से चलता है ना, इतनी धीमी गति से कि प्रत्येक अवस्था अपने से पहले वाली अवस्था के साथ साम्य में हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं उत्क्रमणीय प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा एक बात है कि ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, जैसे कि ये है, इसे आप किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो, इसे अग्रिम दिशा में भी चला सकते हो, विपरीत दिशा में भी। यदि आपने किसी तरीके से टेम्परेचर को, जैसे मैं कहूँ कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पानी की मात्रा आपने बढ़ा दी तो इसका स्पीड फास्ट हो जाएगा। रिजल्ट जो होगा ना, परिणामी अभिक्रिया इस दिशा में चलेगी, और यदि आपने टेम्परेचर घटा दिया तो परिणामी अभिक्रिया इस दिशा में चलेगी। इसका मतलब जो आपके उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उन्हें आप किसी भी दिशा में चला सकते हो, अग्रिम दिशा में भी, विपरीत दिशा में भी, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, साम्य। ठीक है, अब देखो क्या लिखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान से समझो इसे। लिखो, ये प्रक्रम यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम बहुत धीमी गति से, ये प्रक्रम बहुत धीमी गति से
बहुत धीमी गति से इस प्रकार, मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना, ये प्रक्रम बहुत धीमी गति से इस प्रकार चलते हैं, इस प्रकार चलते हैं कि प्रत्येक चरण, चरण कह दो, स्टेप कह दो, पद कह दो या अवस्था कह दो, एक ही बात है। प्रत्येक चरण अपने से पहले वाले चरण के साथ, अपने से पहले वाले चरण के साथ, अपने से पहले वाले स्टेप के साथ साम्य में होता है, साम्य में होता है। बहुत स्लो स्पीड से चलने वाला प्रोसेस है बेटा, ये बहुत ही स्लो स्पीड से चलने वाला प्रोसेस, ठीक है। और आप इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को किसी भी दिशा में चला सकते हो, लिख लो इस बात को भी। इस प्रक्रम को किसी भी इस प्रक्रम को किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में चलाया जा सकता है या प्रारंभ किया जा सकता है। भाई जो अग्रिम और विपरीत दोनों दिशाओं में चल सकता हो उसे ही तो कहते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सेबल, जो रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखोगे आप, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी कि इस प्रक्रम को, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो आप, इस प्रक्रम को ही क्या कहते हैं? आदर्श प्रक्रम। इस प्रक्रम को ही आदर्श प्रक्रम कहते हैं, आदर्श प्रक्रम कहते हैं। कारण बताऊं? क्योंकि इससे या इसके द्वारा भी लिख सकते हो, इससे अधिकतम कार्य प्राप्त होता है। समझ में आई बात? इससे अधिकतम कार्य प्राप्त होता है, मतलब निकाय जो है वो अधिकतम कार्य करेगा यदि निकाय में कौन सा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय प्रक्रम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे हम नंबर 7 पर। हेडिंग नंबर 7 लिखो आप, हेडिंग नंबर 7 लिखो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को इंग्लिश में कहते हैं इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस। नाम से ही पता चल गया होगा आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम तो बहुत स्लो स्पीड से चलते हैं, ये चलते हैं बहुत फास्ट स्पीड से, ठीक है। लिख लो, ये प्रक्रम बहुत तीव्र वेग से, ये अलग चीज है, चलो नीचे लिखता हूं, तीव्र वेग से संपन्न होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम का तो वेग होता है बहुत कम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का वेग होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि निकाय जो है ना आपका,
उसके जो अवस्था फलन हैं वो परिवेश के अवस्था फलन से बहुत अलग होते हैं। इस बात को भी लिख लो। इसमें या इस प्रक्रम में निकाय के अवस्था फलन, निकाय के अवस्था फलन कोमा परिवेश से बहुत भिन्न होते हैं, बहुत भिन्न होते हैं। अब कैसे होते हैं देखो मैं बताता हूँ आपको, ये चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों के कि क्या लिख रहे हैं हम। देखो मैं आपको यूँ कह रहा कि मान लो हमारे पास कोई निकाय है तो उसका ताप परिवेश के ताप से बहुत अलग होगा, उसका दाब परिवेश के दाब से बहुत अलग होगा। आपको पता है ना, ये जो हैं अवस्था फलन, अवस्था फलन का मतलब वे सभी गुण जो किसी निकाय की अवस्था का ब्यौरा देते हैं, पता लगता है कि वो निकाय ठंडा है या गर्म है, उसका दाब ज़्यादा है या कम है, उसका आयतन कम है या ज़्यादा है। तो दाब, ताप, आयतन ये सब अवस्था फलन हैं, ठीक है। तो जो आपका ये प्रक्रम है ना, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की खासियत यह है कि इसमें निकाय के जो अवस्था फलन हैं जैसे ताप, दाब, आयतन, ये परिवेश के ताप, दाब और आयतन से बहुत अलग होते हैं। ये प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान रखना है। इसमें मैंने आपको बताया कि स्पीड क्या है इसकी, फास्ट है, और इस प्रक्रम में निकाय के जो अवस्था फलन होते हैं वे परिवेश से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, अनुत्क्रमणीय है तो यह प्रक्रम लिखो मेरे साथ साथ, अनुत्क्रमणीय उसे ही तो कहते हैं जो केवल एक दिशा में ही चल सकता हो। यह प्रक्रम केवल अग्रिम दिशा, मैं समझाऊंगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी, केवल अग्रिम दिशा में ही चलता है या संपन्न होता है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो केवल एक दिशा में ही चल सकता है, जब भी तो इसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हमने कहा है, ठीक है। अच्छा, उदाहरण जो है ना मैं बताता हूँ आपको, देखो अब थोड़ा समझ में आएगा। इसके उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं भाई। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है ना, सभी प्राकृतिक प्रक्रम, लिखो सभी प्राकृतिक प्रक्रम, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वे सब कैसे हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हैं, ठीक है। मतलब सभी प्राकृतिक प्रक्रम अर्थात प्राकृतिक अभिक्रियाएं पता किसे कहते हैं, जो अपने आप होती हों, अतः स्वतः प्रवर्तित, स्वतः प्रवर्तित भी आप इन्हें कह सकते हो, स्वतः प्रवर्तित, अपने आप होने वाली। सभी प्राकृतिक प्रक्रम अर्थात स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, ये सब क्या हैं, ये सब उदाहरण हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के, ठीक है। देखो मैं बता रहा आपको कैसे, जैसे आपको ये लाइन आपकी समझ में नहीं आई, सभी प्राकृतिक प्रक्रम अर्थात स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, ये लाइन समझा रहा मैं आपको भाई। जितने भी रिएक्शंस, प्रोसेस या प्रक्रम ऐसे हैं ना जो अपने आप ही चलते हों, जिन्हें चलाने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता ना होती हो, उन सभी प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल प्रोसेस या प्राकृतिक प्रक्रम या स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। स्वतः माने अपने आप, जैसे उदाहरण से समझ में आएगा आपके। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास जो है, मैंने फ्रिज में से एक बर्फ़ का टुकड़ा निकाला और बर्फ़ के टुकड़े को निकाल के मैंने एक प्लेट में रख दिया, तो बताओ बर्फ़ अपने आप ही तो पिघलना शुरू हो जाएगा। बर्फ़ किस में बदल जाएगा, पानी में। तो क्या बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए मुझे किसी बाह्य बल की आवश्यकता पड़ी या कोई बाह्य बल मुझे लगाना पड़ा? नहीं, लगाना नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये है कि बर्फ़ का पानी में बदलना एक प्राकृतिक प्रक्रम है, एक प्राकृतिक प्रक्रम है या स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है या एक नेचुरल प्रोसेस है।
और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। बर्फ़ अपने आप केवल पानी में बदल सकता है, पानी अपने आप बर्फ़ में नहीं बदल सकता। यदि हम एनटीपी की बात करें या एसटीपी की, सामान्य ताप दाब की बात करें, तो ऐसा नहीं होता है कि पानी बर्फ़ में बदल जाए। बर्फ़ पानी में बदलेगा सामान्य ताप दाब पर, और यदि बर्फ़ पानी में बदलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्राकृतिक अभिक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, एक प्राकृतिक प्रक्रम है। यदि इसका उल्टा आपको करना है तो फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, रेफ्रिजरेटर में पानी को रख के बर्फ़ में जब तो बदल पा रहे हैं आप। क्या वो पानी हवा में ही रख के बर्फ़ में बदल पा रहा है? नहीं। इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दूध से दही बनना। तो दूध से दही बनना, आप थोड़ा सा उसमें क्या डालते हो, दही का थोड़ा सा 1 चम्मच आपने डाल दिया, पूरा दही बन जाएगा। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कागज़ में आग लगने से वो राख में बदल जाना, अब वो राख का दोबारा कागज़ तो नहीं बनने का तो नहीं। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, जैसे पहाड़ों से पानी का मैदानों में आना, पहाड़ों से पानी पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल के पानी बना, और पानी पहाड़ों से कहाँ आता है? मैदानी क्षेत्रों में। इसका उल्टा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता कि मैदान से ऊपर की तरफ, पहाड़ की तरफ नदियों में पानी बह रहा, ऐसा तो नहीं होता है। तो जितने भी आपको अपने इर्द गिर्द प्राकृतिक अभिक्रियाएं नजर आती हैं जो अपने आप होती हों, वे सारी प्राकृतिक अभिक्रियाएं ही अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान रखना, नेचुरल प्रोसेस आपके आसपास बहुत सारी मिलेंगी देखने को। अच्छा, एक बात बताता हूँ चलो इस प्रक्रम के बारे में। मतलब ये जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है ना, इस प्रक्रम की एक खासियत है, लिखो मेरे साथ साथ। इस प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, इस प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य उत्क्रमणीय प्रक्रम से कम होता है। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम से क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखोगे? अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। हमने ये 7 तरह के प्रक्रम पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम में आपने क्या पढ़ा कि समतापीय प्रक्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर पढ़ा हमने रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में हमने क्या पढ़ा कि उसमें निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। फिर समदाबी प्रक्रम पढ़ा। समदाबी प्रक्रम में क्या हुआ था? समदाबी प्रक्रम में दाब समान था। सम आयतनिक प्रक्रम में आयतन समान था। और सम आयतनिक प्रक्रम के बाद चक्रीय प्रक्रम पढ़ा। चक्रीय प्रक्रम में आपको पढ़ाया कि निकाय बहुत सारी अवस्थाओं से होते हुए फिर दोबारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम के बाद हमने क्या पढ़ा? उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम में हमने पढ़ा कि इसका वेग कम है और जो भी अवस्था है या जो भी चरण है वो अपने से पहले वाले चरण के साथ साम्य में है। ठीक है, और किसी भी दिशा में आप प्रक्रम को चला सकते हो, इसलिए उत्क्रमणीय प्रक्रम इसका नाम है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में आपने पढ़ा कि इसकी स्पीड फास्ट है, केवल एक दिशा में चलेगा, और जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वे सब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हैं। ठीक है, पोज करके लिख लो जल्दी साहब। लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे कि ऊष्मा गति की प्रक्रम कितने प्रकार के हैं। हमारे कोर्स में 7 प्रकार के हैं, और ये 7 तो आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। बाकी स्टडी हम कल करेंगे, आज इतना ही करेंगे। बस अपने नोट्स साथ के साथ बनाया करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।